हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ इमरान अहमद। पिछली क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा था लाइफ स्पैन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे बाइनरी फ्यूज़न और उसके टाइप्स को। आज की क्लास में हम लोग मल्टीपल फ्यूज़न और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल फ्यूज़न, ठीक है। In multiple fission, the nucleus divide several times to produce many nuclei without involving the cytokinesis. बिना साइटोकाइनेसिस हुए कई बार न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और each nuclei gather a small amount of cytoplasm, और न्यूक्लियस अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करना शुरू करेगा। एंड द मदर सेल स्प्लिट इनटू मैनी टाइनी डॉटर सेल्स, और फिर मदर सेल्स छोटे छोटे डॉटर सेल्स में ब्रेक कर जाएगी। कहने का मतलब वो रप्चर हो जाएगा और जितना उसके अंदर डॉटर सेल्स बने हुए हैं वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये मल्टीपल फ्यूज़न में सेल दो भाग में नहीं टूटता है, लाइक बाइनरी फ्यूज़न, या 2 से 3 भाग में नहीं टूटता है, कई सारे टुकड़ों में टूटता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अमीबा, प्लाज्मोडियम, मोनोसाइट्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है मल्टीपल फ्यूज़न इन प्लाज्मोडियम को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्लाज्मोडियम जब आरबीसीज में या लिवर सेल्स में होता है तो उसको हम लोग साइजोन कहते हैं। और ये साइजोन में क्या होगा कि ये डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, एक न्यूक्लियस ब्रेक करेगा कई बार और ये डॉटर न्यूक्लियाई अपने अंदर बना लेगा। ये डॉटर न्यूक्लियाई ठीक उसी तरह अब कुछ साइटोप्लाज्म के अमाउंट को अपने सराउंडिंग में इकट्ठा करना शुरू करेंगे और फिर ये मदर सेल टूट जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, इसकी साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगी और इसके अंदर से जो टाइनी डॉटर सेल्स हैं जिसको हम लोग मीरोजॉइट्स कह रहे हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया प्लाज्मोडियम में जो मल्टीपल फ्यूज़न होता है उसके बारे में। अब जो नेक्स्ट है अमीबा में भी सेम ऐसा ही होता है, लेकिन कई बार अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन को देखते हुए अपने सराउंडिंग में सिस्ट बनाता है, एक वॉल बनाता है और फिर उसमें मल्टीपल फ्यूज़न होता है, ठीक। तो ये स्पेशल है थोड़ा, इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक का नाम जैसे सिस्ट फॉर्मेशन इन अमीबा मैंने लिखा है, तो देखते हैं क्या है। इन रिस्पॉन्स टू अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विथड्रॉ इट्स सीडोपोडिया। जब कंडीशन खराब होगा तो वो अपने सीडोपोडिया को विथड्रॉ कर लेगा एंड सेक्रीट अ 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग, ठीक है। एक 3 लेयर का हार्ड कवर उसके अपने सराउंडिंग में बनाएगा जिसको हम लोग सिस्ट कह रहे हैं। दिस फेनोमेना इज टर्म्ड एज इंसिस्टेशन, और इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, इंसिस्टेशन कहेंगे। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन द इंसिस्ट अमीबा डिवाइड इन बाई मल्टीपल फ्यूज़न के हेल्प से डिवाइड कर जाएगा और फिर ये इंसिस्ट अमीबा क्या होगा, उसका वॉल ब्रेक करेगा और जितने भी टाइनी अमीबाई है जिसको हम लोग स्यूडोपोडियोस्पोर्स कह रहे हैं, ठीक है, वो बाहर निकल जाएंगे। द सिस्ट वॉल ब्रस्ट आउट एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम, और ये ग्रो करके यंग अमीबा बनेंगे। और जो इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, दिस फेनोमेना इज नोन एज स्पोरुलेशन। इस फिगर को मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि अमीबा पहले अपने सीडोपोडिया को विथड्रॉ करने के बाद एक ओवर लाइक स्ट्रक्चर बनाया और इस ओवर लाइक स्ट्रक्चर में 1, 2 और 3, ठीक है, 3 लेयर सिस्ट वॉल बनाता है, ठीक है। और ये एक हार्ड कवरिंग होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में ही अमीबा ये इंसिस्टेशन करता है, सॉरी। तो मल्टीपल फ्यूज़न यहाँ पर देख सकते हैं कि अमीबा सेल में जो न्यूक्लियस है कई बार डिवाइड किया, यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियाई बनाया और ये डॉटर न्यूक्लियाई बनने के बाद ये रप्चर हुआ, जो इसका इंसिस्ट वॉल था वो रप्चर हो गया और यहाँ पर से स्यूडोपोडियोस्पोर्स, ठीक है, जिसको हम लोग बाद में कह सकते हैं डॉटर सेल्स थे वो बाहर निकल जाते हैं और फिर यहाँ से यंग अमीबाई को हम लोग एमोबुलाई कह रहे हैं, ये बन जाते हैं। तो ये हो गया मल्टीपल फ्यूज़न इन इंसिस्ट अमीबा, ठीक है, ये इंसिस्ट अमीबा के केस में है। और जब मल्टीपल फ्यूज़न
अनइंसिस्ट अमीबा में होगा तो सेम लाइक प्लाज्मोडियम की तरह जो पहले मैंने बताया सेम ऐसे केस होगा, लेकिन इसमें सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है अमीबा में। ठीक है, अगला जो मेरा टॉपिक है वो है बडिंग। हम लोग फिजन दो तरह का पढ़ चुके हैं, एक बाइनरी फिजन और दूसरा मल्टीपल। बाइनरी का भी हम टाइप देख चुके हैं और मल्टीपल में जो हमारा इंपॉर्टेंट था अमीबा में सिस्ट फॉर्मेशन वो भी देख लिए। ठीक है, बडिंग में क्या होता है, बडिंग भी एक टाइप का सेल डिवीज़न है अगर यूनिसेलुलर में बात की जाए, लेकिन ये बडिंग में जो सेल डिवीज़न होगा वो अनइक्वल होता है। ठीक, तो बडिंग का एक जनरल डेफिनेशन क्या हो जा रहा है, इन बडिंग अ डॉटर न्यूक्लियाई इंडिविजुअल इज फॉर्म फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन। ठीक, एक छोटा सा प्रोजेक्शन बनेगा, द बड जिसको हम लोग कह रहे हैं, अराइज फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। ये इंडिविजुअल हमारा यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ठीक, तो यूनिसेलुलर की केस में देखिए यहाँ पे बडिंग इन ईस्ट में दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर ईस्ट के केस में ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर बर्ड डेवलप कर रहा है और इस बडिंग में न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है और साथ में वैक्यूल भी है, दोनों डिवाइड करके यहाँ से बर्ड टेम्पोरली अटैच है पेरेंट बॉडी से, मदर सेल से। ठीक है, और बाद में ये फेवरेबल कंडीशन आने पर अलग हो जाएगा। ओके, तो बडिंग इन ईस्ट ये यूनिसेलुलर में हो गया। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मोस्टली एनिमल्स में ये दो तरह का हो जाता है, एक होता है एक्सोजीनस और दूसरा होता है इंडोजीनस। एक्सोजीनस को हम लोग एक्सटर्नल बडिंग कह रहे हैं, ठीक है, और इंडोजीनस को इंटरनल बडिंग कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज़ है कि जो एक्सोजीनस होगा नाम से पता चल रहा है कि बाहर ग्रो करेगा, बर्ड्स जो होगा एनिमल्स में वो बाहर की तरफ ग्रो करेंगे, तो ये ग्रो एक्सटर्नली, और इसका एग्जाम्पल हो जाता है हाइड्रा और साइकन। ठीक है, जो टाइप ऑफ स्पॉन्ज है। और इंडोजीनस में हो जाता है पेरेंट बॉडी के अंदर में, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, और ये स्पॉन्जिला जो बर्ड्स बनाता है उसको हम लोग कहते हैं गैम्यूल। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक, फिगर में थोड़ा देखते हैं ये कैसे होता है। ये देख सकते हैं एक्सोजीनस बडिंग इन साइकन। ठीक है, साइकन में ये छोटा सा बर्ड्स बन रहा है इसके बेस पे, और ये बर्ड्स बाद में ग्रो करके इससे अलग भी हो सकता है या इसके साथ एक कॉलोनी बना के रहता है। ठीक है, वैसे ही एक्सोजीनस बडिंग हम हाइड्रा में भी देख सकते हैं। क्लियर है, यहाँ भी एक छोटा सा बर्ड बन रहा है हाइड्रा में। तो ये मेरा हो गया एक्सोजीनस यानी एक्सटर्नल बडिंग का एग्जाम्पल विथ फिगर, आपको क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर एक फिगर मैंने बनाया है, ये गैम्यूल्स का है, और ये गैम्यूल इंडोजीनस बडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फिगर में क्या क्या मैंने, माइक्रोपाइल, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये हो गया आपका आर्चियोसाइट्स हो गया, मोनैक्सॉन स्पाइक्यूल हो गया। इसमें ये जो माइक्रोपाइल होता है, ये माइक्रोपाइल जस्ट लाइक ए पोर है, छोटा सा छेद है जहाँ से ये आपका आर्चियोसाइट्स होंगे। आर्चियोसाइट्स जो सेल्स है कह सकते हैं आपका इम्पोर्टेंट सेल्स होते हैं जिनमें रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, और ये फिर से एक नए ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंट होता है आर्चियोसाइट्स, और इसमें डबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन से प्रेजेंट होता है। ये स्पाइक्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, तो ये मोनैक्सॉन स्पाइक्यूल्स है। अब गैम्यूल फॉर्मेशन में क्या है, यहाँ पर 3 पॉइंट मैंने लिखा है। पहला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ज़्यादातर स्पॉन्जिला में ये देखने को मिलता है। ये इंटरनल बर्ड है जिसको हम लोग गैम्यूल्स कह रहे हैं। ठीक, आर्चियोसाइट्स कम आउट थ्रू माइक्रोपाइल एंड लेटर ऑन फॉर्म न्यू कॉलोनी। ठीक है, ये आर्चियोसाइट्स इस माइक्रोपाइल से बाहर निकलेगा जब फेवरेबल कंडीशन होगा, और फिर वो एक नया कॉलोनी बना लेता है। तो ये गैम्यूल जो हो गया ये इंटरनल बर्ड का एग्जाम्पल है, और ये फॉर्मेशन किस में होता है, स्पॉन्जिला में होता है। क्लियर है आप लोग को। अब नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा टॉपिक है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन को हम लोग शॉर्ट जनरल टर्म में स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं।
ठीक, ये भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर थ्रू फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लाइक स्पोर्स रिलीज फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, मस्ट कॉमन इन एल्गी एंड फंजाई। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो फॉर्मेशन हो रहा है स्पोर्स का, वो सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ये स्पोर्स जो होते हैं वो क्या होता है, सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, और इनको हम स्पोर्स कहते हैं। ये मोस्टली पेरेंट बॉडी से निकलते हैं और ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं किसमें, एल्गी और फंजाई में। ठीक, इसका भी हम दो टाइप हम कर सकते हैं, एक हो गया जूस्पोर्स, दूसरा हो गया कॉनिडिया। कॉनिडिया नॉन फ्लैजिलेटेड होता है और जूस्पोर फ्लैजिलेटेड होता है, यानी जो मोटाइल होंगे, ठीक है, उसको हम लोग जूस्पोर्स कह रहे हैं, और जो नॉन मोटाइल होते हैं उसको कॉनिडिया कह रहे हैं। ठीक है, और मोटाइल होने के लिए उसमें फ्लैजिला होना जरूरी है, और जिसमें नहीं होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे। क्लियर। जूस्पोर्स देख लेते हैं। ये जूस्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्पोर्स होते हैं। दूसरा क्या इसका प्रॉपर्टी है, मूव बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिला, ये फ्लैजिला की हेल्प से मूव करेंगे। इंडोजीनस इन ऑरिजिन, इनका ऑरिजिन क्या होगा, इंडोजीनस होगा, ये बॉडी के अंदर फॉर्म करेंगे। फॉर्म इनसाइड द जूस्पोरेंजिया, यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी के अंदर ये फॉर्म कर रहा है, और ये पेरेंट सेल है, और इस पेरेंट सेल से कई सारे छोटे छोटे जूस्पोर्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये इंडोजीनस हो गया ऑरिजिन में। दूसरा, इसको हम लोग इस पेरेंट बॉडी को क्या कहेंगे, जूस्पोरेंजिया। एल्गी में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया क्लेमाइडोमोनास, ठीक, यूलेथ्रिक्स। ठीक है, तो जूस्पोर्स का ये सारा एग्जाम्पल है, इसको याद रखिएगा ध्यान में। जो नेक्स्ट है वो है हमारा कॉनिडिया। कॉनिडिया नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, ये भी माइक्रोस्कोपिक होगा। दूसरा, इसमें क्या डिफरेंस है, ये एक्सोजीनस हो जाता है ओरिजिन में, और ये कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग हाइफल ब्रांच कह रहे हैं, इस पर ये ग्रो करता है, और इसका नाम है क्या, कॉनिडिया 4। कॉनिडिया 4 ज़्यादातर आपको फंगस में देखने को मिलेगा, और मोस्ट कॉमन फंगस लिखा हुआ भी है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया क्या, पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम यहाँ पर देख सकते हैं एक चैन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक के ऊपर एक, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलके कॉनिडिया बनते हैं, और ये कॉनिडिया फिर बाद में जर्मिनेट करते हैं। ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखिए पूरी तरह से ये डिवाइड नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये ग्रो कर रहे हैं। ठीक, तो कॉनिडिया मेरा नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, और ये मेरा फ्लैजिलेटेड यानी मोटाइल स्ट्रक्चर है, और ये मूव करेगा फ्लैजिला की हेल्प से। यहाँ पर फिगर आपको क्लियर दिख रहा होगा जूस्पोर्स में, और पेनिसिलियम जो कॉनिडिया बना रहा है। ठीक है, जो नेक्स्ट मेरा है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जैसे नाम ही बता रहा है, फ्रेगमेंट्स में छोटे छोटे टुकड़े में वो टूटेगा और नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक, तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो सारे सारे एसेक्सुअल है, फिर भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है, वेयर एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू फ्रैगमेंट्स। एक ऑर्गेनिज्म को क्या होना है, टूटना है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में। ईच ऑफ दीज फ्रैगमेंट्स डेवलप करेगा मैच्योर फुली ग्रोन इंडिविजुअल में, फॉलोड बाय माइटोसिस। और इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, माइटोसिस का, मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस से वो खुद को ग्रो करेगा। इट इज़ फाउंड इन सम एल्गी, स्पाइरोगायरा, फंजाई, हाइड्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ फंजाई में है, कुछ है एल्गीज में है, हाइड्रा में है। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल आप याद रखिएगा। हाइड्रा, स्पाइरोगायरा जो कि एल्गी एक टाइप ऑफ फंजाई, ये सारे में हमको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन बहुत कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल इसलिए है कि एक टर्म हम कभी कभी सुनते हैं, ट्रू रीजनरेशन और रीजनरेशन। ठीक है, एक्चुअली में रीजनरेशन का ही टाइप है क्या, ट्रू रीजनरेशन। तो हम यहाँ पर ट्रू रीजनरेशन के बारे में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पहले इसको डील कर रहे हैं। इज द फॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसमें पूरी की पूरी बॉडी बन जाती है किसी एक ऑर्गेनिज्म की, अगर उसका कोई फ्रेगमेंटेड बॉडी पार्ट है। ठीक है, फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट
ठीक है, एक छोटे से टुकड़े से वो अपनी पूरी बॉडी को बना ले रहा है, और इस प्रोसेस को हम मॉर्फोलैक्सिस कह रहे हैं। क्लियर है, ये हमारा ट्रू रीजनरेशन होता है। दूसरा क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट पार्ट, किसी लॉस्ट पार्ट को रिप्लेस करना। ठीक है, मान लो कि किसी का ऑर्गेनिज्म का आर्म कट गया है, वो अपने आर्म को फिर से बना ले रहा है, तो वो रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसका कटा हुआ आर्म एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप नहीं कर रहा है, तो ये इपीमॉर्फोसिस कहलाता है। ठीक, तो ट्रू रीजनरेशन का एग्जांपल हो जाता है, हमको प्लेटफॉर्म में देखने को मिलता है प्लेनेरिया, हाइड्रा, इसमें ये ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है। लेकिन जो एपीमॉर्फोसिस है, ठीक है, रिप्लेसमेंट जहाँ हम लोग को देखने को मिलता है वो लिजार्ड के टेल के केस में है। ठीक है, लिजार्ड अपने टूटे हुए पूंछ को फिर से ग्रो कर लेती है। ठीक, तो वो अलग हो जाता है ट्रू रीजनरेशन में। क्लियर है, रीजनरेशन और ट्रू रीजनरेशन में डिफरेंस है। ठीक, नेक्स्ट जो आता है हमारा एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक कह सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और रिप्रोडक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव यूनिट्स। ये वेजिटेटिव यूनिट्स क्या होंगे, बर्ड्स होंगे, ट्यूबर होंगे, राइजोम्स होंगे, ठीक है, एक्सेट्रा। दीज वेजिटेटिव यूनिट्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, और इस यूनिट को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहेंगे। ये तो डेफिनेशन हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट में मोस्टली होते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। एक हो गया नेचुरल मेथड, जिसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, और दूसरा है आर्टिफिशियल। ठीक है, जो कि हम लोग हॉर्टिकल्चर में यूज़ करते हैं, और ये भी एक टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड का टाइप हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले जो आता है हमारा वो नेचुरल को हम अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि नेचुरल नेचर कर रहा है, और इसके बाद हमारा होगा आर्टिफिशियल, जो कि हॉर्टिकल्चर में यूज़ करते हैं। तो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका तीन तरह से होगा, एक स्टेम के हेल्प से होगा, दूसरा लीफ के हेल्प से होगा, और तीसरा रूट के हेल्प से होगा। तो स्टीम में भी हम कुछ सब डिवीज़न कर दिए हैं, अंडरग्राउंड स्टीम है, सब एरियल स्टीम है, एरियल और बुलबिल्स। ठीक, अंडरग्राउंड स्टीम्स के भी तीन पार्ट्स हैं अलग अलग, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब। सब एरियल में ऑफसेट है, शकर है, रनर है। ठीक है, कुछ स्टेम्स पूरी तरह से ज़मीन के अंदर होते हैं, उसको अंडरग्राउंड कह रहे हैं, कुछ ज़मीन के अंदर, कुछ ज़मीन के बाहर होते हैं, उसको सब एरियल कह रहे हैं। ठीक है, एरियल में ज़मीन से यानी ग्राउंड से बाहर दिखेंगे आपको, और बुलबिल में ये आपको एक्सिलरी बर्ड से डेवलप करते हैं। ठीक है, सॉरी, एडवेंटिशियस बर्ड। ठीक है, तो बर्ड्स जो हमारे स्टेम पे ही ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बुलबिल ये डेवलप कर रहा है। लीफ और रूट को भी अलग से हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेम देखते हैं, स्टेम में कैसे कैसे होते हैं। तो स्टेम में जो मेरा अंडरग्राउंड स्टेम है, इसका एक जो बेसिक कह सकते हैं कि कैरेक्टर है, वो क्या है, नॉन ग्रीन फूड स्टोरिंग पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लीफ की तरह या आउटर स्टेम की तरह नहीं होगा, ये ग्रीन नहीं होंगे। दूसरा है ये फूड स्टोर करेंगे। तीसरा है ये पैरिनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। पैरिनेटिंग करने का मतलब कि एक सीजन से दूसरे सीजन तक ये आसानी से जा सकते हैं, अपने अंदर इतना इनके पास फूड स्टोर होता है कि इसको सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं होता। तीसरा क्या है, फोर्थ वन, प्रेजेंट बिलो द सरफेस, ये बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम तीन पार्ट किए हैं, ट्यूबर, राइजोम और बल्ब। कैसे है, एक तो है कि पूरी तरह से टर्मिनल है। ठीक है, जो टर्मिनल हो जा रहा है, टर्मिनल पोर्शन होने के लिए, यानी जो स्टेम का टर्मिनल पार्ट हो जा रहा है, अगर वो डेवलप करता है तो हमारा ट्यूबर कहलाएगा। ठीक है, और इसमें खुद में हर स्टेम में नोड्स होते हैं, प्रेजेंट होंगे, जिससे वो ग्रो करेगा, वहाँ पर एक नया जर्मिनेटिंग बर्ड बनेगा। तो ट्यूबर में भी नोड्स प्रेजेंट होता है, उस नोड्स को हम लोग आई कहते हैं, और इस आई से डेवलप करता है क्या, बर्ड। ठीक है, तो एक छोटा सा यहाँ बर्ड आप देख सकते हैं, इसके आई से डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं आई ऑफ पोटैटो। पोटैटो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा है
राइजोम। राइजोम क्या है? इज द मेन अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, ये टर्मिनल पोर्शन नहीं है, ये मेन पार्ट हो जाता है स्टेम का, यानी जो स्टेम ग्राउंड के अंदर है वो ही डेवलप कर रहा है। वो इसका टर्मिनल पोजीशन अगर डेवलप करता तो ट्यूबर बनता, लेकिन अगर मेन पार्ट स्टेम का जो अंडरग्राउंड पार्ट है अगर वो डेवलप कर रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्रांच भी दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है क्योंकि टर्मिनल पोजीशन है। ठीक है, तो ये अगर पार्ट डेवलप करेगा तो इसको हम लोग राइजोम्स कहते हैं, और इसके नोड से, इसके अलग अलग नोड से बर्ड्स डेवलप करेंगे और उसी नोड से एडवेंटिशियस रूट्स भी डेवलप करेंगे। तो इसमें एग्जांपल हो जाता है आपका जिंजर का, बनाना का। ठीक, फिगर देख सकते हो, इसको ड्रॉ कर लेना पॉज करके आप। जो नेक्स्ट है मेरा बल्ब, ये हो जाता है क्या? ये अनब्रांच रिड्यूस साइज शेप्ड स्टीम है। स्टीम पूरी तरह से कह सकते हो कि अंडरग्राउंड तो है लेकिन वो रिड्यूस साइज में है। ठीक है, जैसे ऑनियन हो गया, गार्लिक हो गया, उसका स्टीम बहुत छोटे में होता है और लीव्स आउटर मस्ट कह सकते हो कि इन्वायरमेंट में रहते हैं, बाहर में उसका लीफ हमको देखने को मिलेगा, लेकिन जो इसका स्टेम है वो नहीं दिखता है। रूट्स अंडरग्राउंड रहते हैं। स्टेम अगर रिड्यूस साइज में डिस्क के शेप में है, ठीक है, तो वैसे को हम लोग बल्ब कहेंगे। और इसका टर्मिनल बर्ड इज सराउंडेड बाय सेवरल लीव, जो इसका टर्मिनल बर्ड है, ठीक है, वो बहुत सारे लीव से, टर्मिनल बर्ड का मतलब जो छोर पे एक पोर्शन पे, पॉइंट पे जो प्रेजेंट है, ठीक है, वो कई सारे लीव से घिरे रहते हैं, इसके सेंटर में होगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया आपका ओनियन, गार्लिक। ठीक, तो ये यहाँ पे ऑनियन का एक छोटा सा फिगर बनाया हुआ है, यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट देख सकते हो। और ये जो पोर्शन है मेरा, ये क्या है? स्टेम है, डिस्क शेप स्टेम। ठीक है, तो ये स्टेम से डेवलप कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको अंडरग्राउंड स्टेम में रखे हुए हैं। क्लियर है? स्टेम से अगला है जो मेरा सब एरियल। कुछ ये स्टेम अंडरग्राउंड रहेंगे, कुछ ग्राउंड से बाहर रहेंगे। और दूसरा इसमें है कि ये वीक स्टेम होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, विच टेक सपोर्ट ऑफ द ग्राउंड फॉर स्प्रेडिंग, यानी सपोर्ट लेंगे ग्राउंड का खुद को स्प्रेड करने के लिए। इसका दो एग्जांपल हो जा रहा है, एक ऑफसेट शकर, एक थर्ड भी है रनर। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफसेट देखते हैं। ऑफसेट में क्या है? ये शॉर्ट हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस, यानी ब्रांच जो होंगे हॉरिजॉन्टल शेप में होंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगे, और कई सारे क्लस्टर्स ऑफ लीफ, एक के साथ कई सारे लीफ होंगे वो प्रेजेंट होंगे, और उसके ठीक लीफ के नीचे क्लस्टर ऑफ रूट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्लस्टर ऑफ रूट्स एंड क्लस्टर ऑफ लीफ, ये एक साथ प्रेजेंट होंगे। ये मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है, जैसे इकॉर्निया हो गया, इकॉर्निया को हम लोग वाटर हायसिंथ कहते हैं, पिस्टिया हो गया, वाटर लेट्यूस इसको कहते हैं। ठीक, तो ये फिगर हो गया, यहाँ पर एक जो हमारा क्लस्टर ऑफ लीफ और रूट के बीच में, दूसरे के बीच में क्या है? ऑफसेट प्रेजेंट है। एक तरह का हमारा सब एरियल स्टेम है। ठीक है, ये कट करके ये दूसरी जगह हम इसको ग्रो करा सकते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा वो है शकर, अराइज फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड ऑफ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम। ठीक है, ये ग्राउंड अंडरग्राउंड जो दिख रहा है, ये पोर्शन हमको ग्राउंड के अंदर वाला, यहाँ पर ये भी कुछ पोर्शन तो हमारा ऐसा तो नहीं है तुरंत से रूट स्टार्ट हो जाता है, ये कुछ पोर्शन स्टेम का होता है, और यहाँ स्टेम में नोड्स होता है। इस नोड से, अंडरग्राउंड नोड से एक्सिलरी बर्ड होते हैं वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, और कुछ पोर्शन इसके ग्राउंड के अंदर रहते हैं और कुछ एनवायरनमेंट में बाहर आ जाते हैं, सॉइल के सरफेस से बाहर आके ये ऑब्लिकली अपवर्ड ग्रो करेंगे। और इसका एग्जांपल हो जाता है क्राइसेंथेमम और पाइनएप्पल, क्लास 11th में भी आप इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अब जो नेक्स्ट वन है वो है रनर। ये रनर कैसा होता है? फिगर देख सकते हो। ये अगर इसको हम यहाँ पर अगर सिर्फ इस पोर्शन को दिखाएं तो ये पता चलता है एक छोटा सा प्लांट का पार्ट है, लेकिन एक ये भी है, एक ही ऐसा ये भी है, लेकिन ये आपस में क्या है? कनेक्टेड है। तो रनर एक्चुअली यहाँ पर देख सकते हो, इलॉन्गेटेड प्रोस्टेट सब एरियल ब्रांच विथ लॉन्ग इंटरनोड एंड रूट एट नोड।
ये एक्चुअली में ये इसका इंटरनोड है और ये नोड से एरियल शूट ग्रो कर रहे हैं, ठीक। और ये जो इनलॉन्गेटेड पोर्शन है यही मेरा रनर कहलाता है, ठीक है। और ये ग्रास में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। अगर ये एक पोर्शन पर लगा दे, एक किसी पार्टिकुलर जगह पर लगाते हो तो देखते देखते पूरे ग्राउंड में ये फैल जाता है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ रनर ये अपने आप को ग्रो करता है, ठीक है। जो नेक्स्ट है एरियल शूट। एरियल, अब ये थोड़ा सा सब एरियल स्टेम से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेम ना लिख के हम शूट लिख रहे हैं। इच सेगमेंट ऑफ स्टेम हैविंग एटलीस्ट वन नोड कैन फॉर्म अ न्यू प्लांट, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, अगर कोई ऐसा स्टेम है जिसमें हर नोड पे कुछ एक नया प्लांट बन जा रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आपको शुगर केन में देखने को मिलता है। शुगर केन के हर नोड पे हमको कुछ रूट्स देखने को मिलता है और एक छोटा सा बर्ड्स दिखेगा। तो ऐसा जो प्लांट्स होगा वह वो एरियल शूट के एग्जांपल्स में आएंगे, ठीक है। या एरियल स्टेम के हेल्प से उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ये फिगर भी मैंने स्टेम का शुगर केन का ही ले रखा है। तो प्रोपगेशन फ्रॉम एरियल शूट इन शुगर केन, और इसमें दूसरा एग्जांपल हो गया मेरा ओपनशिया का, ठीक। तो एरियल शूट के बाद अब आ जाता है बुलबिल, जो कि बर्ड से डेवलप करता है और ये एक लार्ज साइज बर्ड से डेवलप करता है, इसलिए ये थोड़ा स्ट्रक्चर भी डिफरेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर बुलबिल का है जो कि अगेव प्लांट में देखने को मिलेगा। वो इस तरह का दिखता है, फिगर बना सकते हैं आप। ये लार्ज आई फ्लैशी बर्ड है, ठीक। छोटा बर्ड नहीं होगा, फ्लैशी बर्ड होगा, लार्ज साइज का होगा। बुलबिल मस्ट फॉल फ्रॉम द प्लांट टू रीच द सॉइल, और ये ऐसा नहीं कि वो प्लांट पर रह के ग्रो करेगा। वो थोड़ा जब बड़ा हो जाएगा तो बड़ा होने के बाद वो सॉइल पर यानी ग्राउंड पे नीचे आ जाएगा, गिर जाना, उसको गिरना है। गिरने के बाद वो फिर ग्रो करना स्टार्ट करता है। इन अगेव बुलबिल आर मॉडिफाइड फ्लोरल बर्ड। बुलबिल में एक्चुअली में ये फ्लोरल बर्ड का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। और जो फ्लोरल बर्ड होते हैं वो भी एक टाइप ऑफ कह सकते हैं क्या मॉडिफाइड शूट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगेव का भी जो हम सेंचुरी प्लांट, इसका कॉमन नेम क्या है, सेंचुरी प्लांट, ऑक्सैलिस, अनानास, डायस्कोरिया और लिली में, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल जो डायस्कोरिया, लिली का है, एनाबेनस और ये अनानास, डायस्कोरिया और लिली, ये तीनों एग्जांपल आप एक्स्ट्रा में याद रख सकते हैं। ऑक्सैलिस में भी देखने को मिलता है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मेरा अगेव का है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेम से जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब नेक्स्ट जो आते हैं वो है हमारा लीव। लीव बहुत कॉमन नहीं है, लीव किसी किसी प्लांट में देखने को मिलता है जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप है वो है हमारा ब्रायोफाइलम में, ठीक है। तो लीव्स ऑफ सेवरल प्लांट हैविंग एडवेंटिशियस बर्ड हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कई सारे प्लांट हैं जिसमें लीफ के हेल्प से जो कि एडवेंटिशियस बर्ड्स जिसमें होते हैं वो डेवलप करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। और ब्रायोफाइलम में देख सकते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नॉचेस। ये नॉच क्या होता है, तो ये जो ग्रूव आपको दिख रहा है ब्रायोफाइलम के लीव्स में, इसी को हम, इस पॉइंट को हम लोग क्या कह रहे हैं, नॉच कहते हैं। वहाँ से ये एडवेंटिशियस बर्ड डेवलप करेंगे और ये फाइनली एक प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। और ये तभी होगा जब लीफ ग्राउंड को टच करे, ठीक है, यानी सॉइल के कांटेक्ट में आएगा तब ये लीफ ग्रो करता है। नेक्स्ट वन जो है हमारा वो है रूट। इन सम प्लांट रूट में ऑल्सो बियर बर्ड्स। रूट्स में भी कहीं कहीं पर बर्ड्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल में दिखा रहा था कैसे फिगर में, जैसे ये शक्कर में आप देख सकते हो। शक्कर जो है यहाँ पर ये स्टीम का पोर्शन है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड पार्ट होता तो ये रूट के नोड में एक एडवेंटिशियस बर्ड प्रेजेंट होता और उस बर्ड से एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो वैसा एग्जांपल हमको देखने को मिलता है डहेलिया, स्वीट पोटैटो, एस्पैरेगस में, ठीक है। तो ये रूट्स का भी हो गया क्लियर। नेक्स्ट जो बच रहा है अब वो मेरा बचता है आर्टिफिशियल, जो हॉर्टिकल्चर में आता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आई होप कि इस क्लास में बहुत कुछ मैंने आपका क्लियर किया। जितना भी आपको एग्जांपल दिया गया उसको याद कर लीजिए
और वीडियो को पॉज करके अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।